Hello everyone, welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So today we are going to start a new topic that is President of India. As in our past video we have already done the first part of President of India, in which we did about Article 52, Article 58 that is qualification, Article 59 condition of president office, Article 54 who can vote, and Article 55 which tells about the provision in relation to the manner of election of the president. So आज हम नेक्स्ट आर्टिकल्स करेंगे. आर्टिकल 53 से हम शुरुआत करेंगे. तो आर्टिकल 53 बताता है प्रेसिडेंट के पावर के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव पावर है, इसके लेजिस्लेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है, जुडिशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स है और इमरजेंसी पावर्स है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर से. तो एग्जीक्यूटिव पावर में ये पहले हम जान लेते हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं दे आर एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट डायरेक्टली या फिर थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स. वो या तो प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज होते हैं या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स के द्वारा. नेक्स्ट थिंग इज़ टू बी नोटेड हियर इज़ कि वो एक एक्स ऑफिशियो कमांडर इन चीफ होता है ऑफ द आर्म्ड फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ ही मेक्स ऑल इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एज इन कि जैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर कैग ऑफिसर, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन और इतने ऐसे जितने भी पोस्ट्स हैं उनका वो अपॉइंटमेंट करता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ही मेक्स रूल फॉर द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एलोकेट देम अमॉन्ग द मिनिस्टर्स. वो रूल्स बनाता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजंस लेते हैं ही शुड बी इन्फॉर्म कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कि ही गवर्न्स द यूनियन टेरिटरीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स. वो यूनियन टेरिटरीज को भी गवर्न करता है अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू है, अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू या लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू. ठीक है, ही हैज़ द पावर, वन मोर थिंग इज़ दैट कि ही इज़ द पावर टू रिमूव हिज मिनिस्टर्स. नॉट ओनली रिमूव हिज मिनिस्टर्स, एक और चीज़ है जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा सेकेंड पॉइंट में कि ही मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, एंड 6 में हम पढ़ रहे हैं कि ही कैन रिमूव ऑल हिज मिनिस्टर्स. तो जिन जिन लोगों को वो अपॉइंटमेंट कर सकता है उनमें से ऑलमोस्ट ऑल का वो उनको रिमूव भी कर सकता है. जैसे कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इंडिविजुअली रिमूव कर सकता है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट को रिमूव कर सकता है, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी जो है उनको भी रिमूव कर सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर्स की. ओके, सो लेजिस्लेटिव पावर्स, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो एड्रेस करे पार्लियामेंट को. वो ही कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा, बट आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं दैट द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही कि एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट एक्ट करेगा. इसका ये मतलब है इट मीन्स ही कैन डिसॉल्व लोकसभा इफ़ प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेज हिम टू डू सो. वो तभी डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को अगर प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करते हैं ऐसा करने के लिए. थर्ड पॉइंट है हमारा कि देयर आर कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं पार्लियामेंट में जब तक कि प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन या सैंक्शन नहीं हो. जैसे क्रिएशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जैसे किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, मनी बिल, या फिर जो बिल है जो इन्वॉल्व करते हैं एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड. ठीक है, अब बिल जो अफेक्ट करता है टैक्सेशन पॉलिसीज़ को वो सारी, या फिर जो बिल जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है कॉमर्स और ट्रेड में. तो इन सारी चीज़ों पे भी जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उनको प्रायर नोटिस की ज़रूरत होती है. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कोई भी बिल इट कैन नॉट बिकम एक्ट विदाउट द प्रेसिडेंट सिग्नेचर. वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना एक्ट नहीं कर सकता है. एंड इनफैक्ट प्रेसिडेंट हैज़ द पावर कि वो रिटर्न कर सके बिल को
फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए भी प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है बिल को. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन ही कैन मेक ऑर्डिनेंसेस. ठीक है, तो आर्टिकल 123 में ये दिया गया है कि ही हैज़ बीन एम्पावर्ड कि वो ऑर्डिनेंसेस बना सकता है व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउसेस, कोई भी हाउसेस में दे आर नॉट इन सेशन, तो वो ऑर्डिनेंसेस बना सकता है. अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल पावर की. ठीक है, फाइनेंशियल पावर सबसे पहला पॉइंट है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट. ठीक है, उसके बिना. सेकेंड पॉइंट है ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड. यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर लो, इट इज़ गिवन कंटीजेंसी फंड, नॉन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और कंटीजेंसी फंड इज डिफाइंड इन आर्टिकल 267 ऑफ क्लॉज 1. ठीक है, तो ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नॉट कॉन्सोलिडेटेड फंड. ठीक है, जो नेक्स्ट पावर है हमारा वो है जुडिशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स. ओके, जो नेक्स्ट पावर था वो हमारा जुडिशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स है. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ही इज़ एम्पावर्ड टू पार्डन वो ऑफेंडर्स को पार्डन माफ़ भी कर सकते हैं एंड सस्पेंड द सेंटेंसेस, जो उसको सेंटेंसेस पास किए गए हैं किसी भी क्रिमिनल के या अक्यूज्ड के अगेंस्ट, उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ही अपॉइंट्स द एम्बेसडर्स, वो अपॉइंट्स करते हैं एम्बेसडर्स को या फिर जो भी फॉरेन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ इमरजेंसी पावर. प्रेसिडेंट जो होते हैं ही कैन डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी. एज यू नो कि 3 तरीके की इमरजेंसीज होती है हमारी. नेशनल इमरजेंसी विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज़ गिवन इन आर्टिकल 360. ओके, अब वो थी पावर्स की बात. अब नेक्स्ट आर्टिकल 56 जो है हमारा वो डिस्कस करता है टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का ऑफिस टर्म क्या होगा. तो जो प्रेसिडेंट होगा हमारा ही विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years के लिए वो ऑफिस को होल्ड करेगा. ठीक है, किस डेट से, तो फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. ठीक है, द पीरियड ऑफ 5 years इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ द ऑफिस. जो पीरियड होता है 5 years का उसको हम तब से कैलकुलेट करते हैं जब से वो ऑफिस का चार्ज ले लेता है. द नेक्स्ट थिंग इज़ टू बी नोटेड हियर इज़ कि जो प्रेसिडेंट होता है हमारा ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, एंड यही चीज़ इज़ डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 57 विच टेल्स अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस. ओके, सो अब आर्टिकल 56-57 हमने देख लिया. अब आर्टिकल 60 की बात करते हैं जो बताता है ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट. जो भी प्रेसिडेंट होता है एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट या फिर जो भी पर्सन होगा जो प्रेसिडेंट होगा ही विल मेक oath or he will take oath and subscribe upon the office in the presence of Chief Justice of India, and Chief Justice के absence में वो senior most judge of Supreme Court के presence में oath लेगा. ठीक है, अब 61 most important which tells about the impeachment procedure of the president. हमारा जो प्रेसिडेंट होता है he can resign his office before the expiry of his tenure by writing under his and ही कैन एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट, और वो रिज़ाइन कर सकता है अपने 5 year का पीरियड ख़त्म होने से पहले. लेकिन जो रेजिग्नेशन है इज़ फर्दर कम्युनिकेटेड टू बाय द वाइस प्रेसिडेंट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा से फर्दर कम्युनिकेटेड होना चाहिए. और जो हमारा प्रेसिडेंट है ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑल्सो. सो 2 तरीके हैं, ही मे रिज़ाइन, पहला तो ही मे रिज़ाइन अपने टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही वो रिज़ाइन कर दे, और दूसरा प्रोसीजर ये है कि ही कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. अब इम्पीचमेंट के प्रोसेस से कैसे उसको रिमूव करते हैं तो उसके ग्राउंड्स है कुछ, वो अभी हम देखते हैं. तो पहला ग्राउंड हमारा ये है कि अगर वो किसी भी प्रोविज़न को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को वायलेट करता है या फिर किसी भी कन्वेंशंस या यूसेजेस या फिर जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करता है, तो ये हमारा ग्राउंड बनता है. और ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रेसिडेंट होगा इट कैन बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से प्रेफर किया जा सकता है. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ टू बी नोटेड हियर इज़ कि इट शुड बी वाया रेजोल्यूशन बाय एटलीस्ट 14 days रिटन नोटिस. 14 days रिटन नोटिस होना चाहिए. ठीक है, ओके, सो ये जो 14 days रिटन नोटिस होना चाहिए इट शुड बी साइंड, ये साइंड होना चाहिए बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, नॉट लेस देन टोटल मेंबर
ऑफ द हाउस 1/4 से कम लोग नहीं होने चाहिए, एंड वो पास होना चाहिए बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस. एक और चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि व्हेन वन हाउस प्रेफर्स द चार्ज द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज. अगर एक हाउस प्रेफर करेगा चार्ज को तो जो दूसरा हाउस होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा उस चार्ज को, एंड प्रेसिडेंट को वहाँ पे अपीयर होना होगा जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है. ठीक है. एंड अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर जो हाउस है वो ये फाइंड करता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे वो गिल्टी पाए गए हैं एंड पासेस अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिम बाय अ मेजॉरिटी बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और ये डिक्लेयर करते हुए कि जो उसके अगेंस्ट चार्जेस उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हुए हैं वो सही है, तो it will have the effect of removing the president from his office on date on such resolution is so passed. ठीक है. Okay, so this was all about impeachment procedure. एक दो चीज़ which is more important you should know is that कि he represents the nation. वो represent करते हैं nation को but does not rule the nation, but वो nation को rule नहीं करते हैं, and बिकॉज हमारे इंडिया में वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉन्स्टेंटली टेकन द व्यू दैट द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेसिडेंट का पोजिशन है वो सेम है ब्रिटिश पार्लियामेंट की क्राउन के पोजिशन जैसा. ठीक है. बिकॉज एज वी नो आई हैव टोल्ड इन माई फर्स्ट वीडियो ऑल्सो कि वो जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय द लोकसभा. सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया which and we have covered from article 52 to 62. So you can watch my first video also which is given in the description box. The few articles are there and few articles are in this video. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Please stay safe and stay healthy. Thank you so much.